नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में हर रोज़ आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं। जो आज के विषय रहेंगे उसके बारे में सबसे पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे हमारी जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं उनको लेकर और किस तरीके से महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से हमारा जो आज का विषय है वो हम याद दोहरा देते हैं। हमारी जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें आवश्यक शस्य क्रियाएँ, और इसके साथ ही आज बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की भी, और उसमें फ्रूट प्रोसेसिंग कितना महत्वपूर्ण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये, इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। और फूड प्रोसेसिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसके ज़रिए आमदनी बढ़ती है। और ख़ास तौर से अगर आज के उदाहरण की हम बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस का आयोजन किया जाता है। नारियल के ज़रिए भी हम जानते हैं कई तरह के जो उत्पाद हैं वो हम तैयार कर सकते हैं। ना सिर्फ चिप्स की बात की जाए, नारियल पानी की बात की जाए, नारियल पाउडर या यहाँ तक कि नारियल दूध जो है उसकी भी अच्छी खासी मांग निकल कर आती है। तो कैसे फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए, प्रसंस्करण के ज़रिए महिला सशक्तिकरण हो सकता है, इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित जानकारी, अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं जिससे कि सारी जो जानकारी है वो आपको मिल सके। और आपको जानकारी देने के लिए 2 बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर ममता तिवारी जी। आप प्रोफेसर एवं निदेशक हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान में। डॉक्टर ममता, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। धन्यवाद। तो काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए हमारे जो आज के विषय हैं, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो दलहनी फसलें हैं किस तरीके से, क्योंकि अगर इनके रकबे को भी हम देखते हैं फ़िलहाल में तो जो स्थिति चल रही है और उनमें कौन सी ऐसी शस्य क्रियाएँ हैं जिनको हमें करने से ना सिर्फ उपज हमारी बढ़ सकती है, आमदनी हमारी बढ़ सकती है। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर कपिला आपसे हम समझना चाहेंगे, जो हमारी दलहनी तिलहनी फसलों की हम बात करते हैं, पहले दलहन की अगर बात कर ली जाए, कौन सी महत्वपूर्ण शस्य क्रियाएँ भी आवश्यक हैं? जी देखिए, दलहन और तिलहन दोनों ही फसलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतवर्ष में अनाजी फसलों के बाद इन्हीं 2 फसलों का अधिकतम क्षेत्रफल है। और दलहनी फसलों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, दालें जो मिलती हैं, और तिलहनी फसलें जो हैं वो वसा का प्रमुख स्रोत है। और संतुलित पोषण या बैलेंस डाइट की बात करें तो इन दोनों के महत्व को हम जानते हैं जी। तो अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो खरीफ के जो मौसम है इसके अंदर आपका मूंग है, उर्द है और अरहर है। ये 3 प्रमुख दलहनी फसलें हैं। और तिलहनों की बात करें तो इसके अंदर कुछ क्षेत्र में सूरजमुखी भी है, लेकिन ज़्यादातर मूंगफली है, इसके अंदर सोयाबीन है और तिल। तो ये प्रमुख खरीफ फसलें हैं। इनका जो मुकुल जी उत्पादन है या जो मांग अपन बात करें तो ICMR कुछ रिकमेंड करता है कि प्रति व्यक्ति हमको प्रतिदिन इतनी दालों का उपयोग करना चाहिए, उससे हमारी कम है। और अगर तिलहनी फसलों की बात करें तो हमें कुछ हद तक आयात भी करनी पड़ती है। तो दलहनी फसलों के उपयोग को बढ़ाने के लिए और तिलहनी फसलों के लिए के संदर्भ में आत्मनिर्भर होने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो पर यूनिट एरिया उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। और उसमें बहुत सारी शस्य क्रियाएं हैं जो महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसके बारे में मेरे ख्याल प्रोग्राम में आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, इस बारे में विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन आगे बढ़ें, आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बारिश दलहनी और तिलहनी फसलें बढ़वार की ओर हैं, जिनमें मुख्य रूप से लोबिया, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली और तिल शामिल हैं। ऐसे में फसलों को खास देखभाल की जरूरत होती है। जिन इलाकों में जल भराव की समस्या है वहां के किसान खेतों से फालतू पानी निकाले, जल भराव के कारण जो पौधे खराब हो गए हैं उन्हें उखाड़कर अलग कर दें। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण करें। अरहर की फसल में फली की मक्खी से फसल को बचाने के उपाय करें। इस कीट के बच्चे, जिन्हें मिगेट कहते हैं, जो फलियों के अंदर घुसकर दाने खाते हैं, इसके प्रकोप से करीब 50% तक फसल खराब होने की आशंका रहती है। इसके लिए किसान फसल की लगातार निगरानी करते रहें और विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करें। उड़द और मूंग की बात करें
तो खेतों में जल भराव होने से बचाएं। उड़द की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी यदि सितंबर महीने के बाद बारिश ना हो तो फलियां बनते समय एक बार हल्की सिंचाई जरूर करें। तिल की फसल को झुलसा रोग से बचाने के उपाय करें। बारिश ना होने की स्थिति में मूंगफली में फली बनते समय सिंचाई करें और पेगिंग अवस्था में निराई गुड़ाई ना करें। फसलों में दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए कितना महत्वपूर्ण है कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें लगातार वृद्धि होती रहे, उपज आपको अच्छी मिलती रहे, उसके बाद अच्छा मुनाफा आपको मिल सके। और जब हम इसके साथ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर कृषि इसी से जुड़ी है। और हम सभी जानते हैं खाद्य तेलों की अगर बात की जाए तो जो एक निर्भरता लगातार पहले चली आ रही थी, वहाँ भी आवश्यकता है कि हम आत्मनिर्भर हो सकें। लेकिन आत्मनिर्भरता को अगर हम देखते हैं कई मायनों में, और यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो वहाँ भी आत्मनिर्भरता नज़र आती है। अब यहाँ आइए हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर ममता का। डॉक्टर ममता, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग और महिला सशक्तिकरण, आप पिछले कई वर्षों से लगातार इस विषय पर पूरी तरीके से सक्रिय रही हैं, काम आपने किया है धरातल पर। किस तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक अब आपको ये लगने लगे हैं, जो फूड प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की भी? जी देखिए कि हम खाद्य प्रसंस्करण इस वक्त बहुत महती आवश्यकता है भारत की, क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में अब हम कई चीजों में बहुत अग्रणी हैं। खाद्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत मसालों के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हम विश्व में नंबर 2 पर हैं। तो और भी कई चीजें हैं, कपास है, चावल है, शक्कर है। जब हम इन सब चीजों के उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन के स्तर में हमारा भारत विश्व में अपनी पहचान रखता है। किंतु दूसरी ओर आप देखते हैं कि यदि हमारे किसान भाई और खासतौर से हमारी किसान बहनें अगर प्रसंस्करण पर ध्यान नहीं देती हैं तो भारत की कुल सकल आय में, हमारी टोटल जीडीपी में जो कृषि का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम नेशनल लॉसेस को रोकें, और नेशनल लॉसेस को रोकने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि जो भी उत्पादन किसान के खेत में होता है उसको प्रसंस्करित किया जाए। और प्रसंस्करण के क्षेत्र में हमारी बहनें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। अभी तक अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो कृषि का लगभग 70 से 80% कार्य जो है वो बहनें करती हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण पर वो इतना ध्यान नहीं दे पाए हमारे किसान भाई और हमारी किसान बहनें। लेकिन पिछले तकरीबन 2-2.5 दशक से मैं देख रही हूँ कि प्रसंस्करण पर भारत सरकार भी ध्यान दे रही है, राज्य सरकारें भी ध्यान दे रही हैं, और महिलाओं को भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से भारत की तस्वीर बदले। चलिए इस बारे में और विस्तार से आपसे हम बातचीत करेंगे, किस तरीके से एक नई तस्वीर इस अब भारत की नज़र आने लगी है प्रसंस्करण के जरिए, और जो महिला सशक्तिकरण है वो सार्थक होता नजर आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेती के क्षेत्र में महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ बराबरी से काम किया है और इसे लाभ का व्यवसाय बनाने में अपना पसीना बहाया है। इस क्षेत्र में महिलाओं की मेहनत से सभी वाकिफ हैं। खेती का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसमें नारी की भागीदारी भी है। 21वीं सदी में जहां कृषि लगातार नई नई तकनीकों से आधुनिक हुई, वहीं महिलाओं ने भी इन तकनीकों को साहस के साथ गले लगाया है। आज कृषि और उससे बने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में महिलाएं समूह बनाकर नई इबारत लिख रही हैं। महिलाएं व्यावसायिक और घरेलू खाद्यान्न का रखरखाव कई तरह से करती आई हैं, जैसे मिर्च का अचार, आम का अचार, आंवले का मुरब्बा,
वहीं सब्जियों में गाजर, कटहल का संवर्धन कर अचार बनाना, टमाटर की ग्रेडिंग, केचप, सॉस बनाना, आलू के चिप्स, चावल, मूंग के पापड़ तैयार कर मूल्य संवर्धन कर आय और हुनर को निखार रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से भी अधिक संस्थानों द्वारा महिलाओं की मेहनत में कमी लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए तकनीकें विकसित की गई हैं। देश में करीब 680 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं और प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्रों में एक गृह विज्ञान विंग की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें महिलाओं को कृषि संबंधी विषयों जैसे सिलाई, निर्माण, मूल्यवर्धन, ग्रामीण हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री पालन, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित किया जाता है। तो जाना आपने किस तरीके से तमाम संभावनाएं यहाँ मौजूद हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी, और इसलिए आज हम आपको बता रहे थे कि जो 2 सितंबर है विश्व नारियल दिवस, तो नारियल का जो है उसमें भी प्रसंस्करण की तमाम संभावनाएं हैं। अलग अलग उत्पाद इससे भी आप तैयार करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। खासतौर से यहाँ डॉक्टर कपिला अगर बात हम कर रहे थे कि क्या आवश्यकताएं हैं, क्या इसका महत्व है ना सिर्फ आत्मनिर्भर कृषि के लिए, बल्कि अगर हम देखें दलहन के जो रकबे में भी वृद्धि हमें नज़र आती है। एक समय था जब हमें कमी लगने लगी थी, लगातार जानकारी दी जाती थी, और अभी भी आवश्यकता है कि फसल चक्र में जो समावेश है हमारे किसान भाई करें। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। उत्पादन बढ़ाने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। या तो आप दलहनों के अंतर्गत आप फसल का जो रकबा है वो बढ़ाएं, या फिर आप जो प्रति यूनिट एरिया हम कहते हैं उन्नत शस्य क्रियाएं या और भी एक समेकित प्रबंधन के द्वारा आप उत्पादकता बढ़ाएं, है ना। तो आपने बताया कि एरिया का एक्सपेंशन की बात की, तो उसमें कई तरीके हैं जिससे आप दलहनी फसलों को आप उसके अंदर ला सकते हैं। जैसे जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहाँ हम 2 से ज़्यादा, आजकल हम 3 फसलों की बात करते हैं, तो उसको फसल सघनीकरण भी कहते हैं। तो मान लीजिए आपने धान गेहूँ लिया, या खरीफ और रबी में आपकी जो फसलें हैं वो आप लेते हुए भी जो समर की या ग्रीष्मकालीन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कम अवधि की, जैसे लोबिया की आपने अपने डॉक्यूमेंट्री में बताया, मूंग उर्द की भी कम अवधि की किस्में हैं, आप उनको लेके कर सकते हैं। जहाँ तक खरीफ की फसलों की बात है, तो जैसे धान और गेहूँ लगातार ये फसल चक्र से कई समस्याएं भी आने लगी हैं, तो आप खरीफ फसल में जैसे आप मक्का या आपके धान की जगह आप 2-3 साल में एक बार कोई एक दलहनी फसल ले सकते हैं, जिसमें आप अरहर भी ले सकते हैं। अरहर की ऐसी भी किस्में हैं जैसे पूरा अरहर 16 है, ये बहुत अच्छी किस्म है, कम अवधि की है, और ज़्यादातर अरहर के बाद में गेहूं की बुआई लेट हो जाती थी, तो अभी ये किस्म जो है उसमें आप समय पर गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। तो एक तो आप ये है, उसके अलावा आप जो आप इंटरक्रॉपिंग या जिसको हम अंतर फसली चक्र कहते हैं, उसको भी, उसमें जैसे मान लीजिए आप मक्का के बीच में आराम से उड़द और मूंग की आप 2 या 3 पंक्तियां आप लगा सकते हैं, तो आपको साथ में ही, और क्योंकि मक्का में देखिए आप 60 से करीब 60 सेंटीमीटर जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, तो उसमें बिना आप जमीन का नुकसान की, जिसको हम एडिटिव सीरीज कहते हैं, उसमें आप किसी भी दलहन फसल का अंतर फसल चक्रकरण में सफलतापूर्वक आप ले सकते हैं। बिल्कुल, और इस तरह देखिए जो आपकी आमदनी है उसमें भी इजाफा हो सकता है। अलग अलग जो फसलें हैं उनका समावेश आपको लगातार करना होगा और जानकारी आपको लेनी होगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर ममता आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि जब हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए जो एक रुझान अब निकल कर आने लगा है, जो हमारी महिला किसान हैं वो काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, कई तरह के जो समूह हैं वो अब पूरी तरीके से सक्रिय में नजर आते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे की जाए? सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हम इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था देखें, और सर्वे के माध्यम से ये देखें कि किस महिला में किस चीज की तरफ रुझान है, और जिन लोगों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रुझान हो उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करना जरूरी होता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के बारे में अगर मैं यहाँ बात करूं, तो हम महिलाओं के बहुत से प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, और जिसमें हम उनको प्रसंस्करण से लेकर
और विपणन तक की सारी जानकारी देते हैं। जो भी संबंधित विभाग होते हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को सब तरह की जानकारी मिल सकती है, और जो विभाग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उनको उद्यमी बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं, उन सब विभागों के अधिकारियों के व्याख्यान भी हम कराते हैं प्रशिक्षण के दौरान। तो हम उनके अंदर कौशल उन्नयन करते हैं, उनको निपुण बनाते हैं, मल्टी प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं। जो भी आसपास के क्षेत्रों में जो भी फसल, जिस तरह की फसल का उत्पादन हो रहा है, उसी के हम मल्टी प्रोडक्ट बनाना उनको सिखाते हैं। तो जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन है, आंवला है, नींबू है, इसके अलावा संतरा है, यहाँ पर पैदावार होती है। इसके अलावा अमरूद भी यहाँ की बेल्ट में होता है, और टमाटर है, लहसुन यहाँ की मुख्य फसल है। तो इन सब चीजों के प्रसंस्करित उत्पाद बनाना सिखाते हैं, उनको निपुण बनाते हैं। और उसके बाद जैसे नाबार्ड है, जैसे RFC है, रिको है, या जिला उद्योग केंद्र है, या और दूसरे विभाग हैं जिनके माध्यम से उनको सब्सिडी की जानकारी मिलती है, उनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किस तरीके से जगह का चयन करना है, किस तरीके से उनको लोन मिल सकता है, कितनी सब्सिडी मिल सकती है, ये सब जानकारी मिल सके, इसलिए हम उनको सैद्धांतिक जानकारी भी देते हैं। यानी हर स्तर पर मदद की जाती है महिलाओं की। फिर चाहे दूसरी संस्थाओं की बात की जाए, इन संस्थाओं के समावेश के जरिए किस तरीके से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ये आपने जाना। फिलहाल हेलो किसान में वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो विषय हैं दलहनी तिलहनी जो फसलें हैं उनमें कौन सी क्रियाएं अभी आप कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग की हम बात करें, और उसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, कैसे इसकी सार्थकता अब हमें नज़र आती है। और यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर कपिला हम बात कर रहे थे जो हमारी अलग अलग फसलें हैं, कौन से उसमें कृषि कार्य फिलहाल हम कर सकते हैं, लेकिन समस्याएं लगातार आती हैं। और जब मानसूनी बारिश होती है, कई तरह की समस्याएं दलहनी फसलों में आती हैं, कैसे उनका समाधान हम कर सकते हैं, क्या प्रमुख समस्याएं? जी, समस्याओं की बात करें तो अभी जो समय पे बोई गई आपकी फसल है, दलहन फसलें जो हैं वो करीब 50-55 दिन की है, 40-50 मतलब 55 दिन के आसपास की है। तो इस समय क्या होता है, फलियां बननी शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी वेजिटेटिव या वनस्पतिक ग्रोथ से आपकी प्रजनन वाली अवस्था में आती है। जी। इस समय जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये, एक तो किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी तो आगे जो है उत्पादन की कमी होगी। तो शुरुआत में से ही हम कहते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का जैसा भी है आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इस समय जब हमारी फली बनती है और फली में क्योंकि दाने भरने होते हैं, तो इस समय आपकी नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वैसे तो क्योंकि खरीफ का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो लगातार बारिश होती है, लेकिन अगर एक लंबा सूखी अवधि आ जाती है जिसको हम ड्राई स्पेल कहते हैं, मान लीजिए 12-15 दिन तक बारिश नहीं होती है, तो आपको एक हल्की सिंचाई आपको देनी होगी। चलिए बिल्कुल डॉक्टर कपिला, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल पहले हम शामिल कर लेते हैं। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रवीण जी। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो, मैं ममता जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी प्रवीण जी।
नमस्कार मुकुल जी, मैं ममता जी से कुछ नमस्कार प्रवीण जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सोया पनीर बनाने की प्रोसेसिंग जो मैंने देखा है अपनी किसान डीडी चैनल से जी, वो मैं सीखना चाहता हूँ, और सोया में से और बनने वाले उत्पाद भी सीखना चाहता हूँ। तो उसके चलिए, लिए बिल्कुल। मुझे क्या करना होगा? मैंने एक लेटर लिख के तो रखा है ममता जी के लिए जी, आज ही, लेकिन कुरियर नहीं किया हूँ। लेकिन आज मेरे चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर ममता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। रूबरू मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर ममता, देखिए हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हैं अहमदाबाद, गुजरात कृपया से। मेरा मार्गदर्शन करें, और मैं जी। मल्टीपर्पज में करना चाहता हूँ। चलिए, बिल्कुल। जी, डॉक्टर ममता, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन का प्रसंस्करण कैसे किया जाए, कौन से और कितने उत्पाद इससे वो तैयार कर सकते हैं। और काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे शायद आपसे भी जानकारी लेने की, लेकिन फिलहाल ये एक ऐसा मंच, ऐसा माध्यम हेलो किसान, जिसके ज़रिए देखिए जो किसानों की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। धन्यवाद प्रवीण जी, और स्वागत। आपने प्रश्न पूछा। मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगी कि आप हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमारा ईमेल आईडी देख लें, और मैं बता भी देती हूँ कि VCAU कोटा पर आप एक मेल कर दें और अपना फ़ोन नंबर और अपना पता और सब कुछ लिख के दीजिए। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के और उस पर भी ट्रेनिंग करते हैं। हमने अभी, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है, तो हम इस वक्त ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम शायद 5 या 7 सितंबर से एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम पूरे भारतवर्ष के युवाओं को जोड़कर और सोयाबीन के बारे में सब कुछ बताएंगे, और इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे, और इसकी प्रोटीन वैल्यू और इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तीसरी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। जी, तो बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर तरह से आपको आपकी जानकारियां आपको दे पाऊं और आपको संतुष्ट कर पाऊं। और क्योंकि यहाँ पता नहीं मुकुल जी मुझे कितना समय देंगे बोलने का। बिल्कुल, मैं वैसे बता क्योंकि देखिए डॉक्टर ममता, सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसा प्रवीण जी भी बहुत सारी जानकारी लेना चाह रहे थे, लेकिन हम जानना चाहेंगे जो महिलाओं की जो रुचि है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में आपको नजर आ रही है, जब प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं तो? बहुत अच्छा प्रश्न है मुकुल जी आपका। सदियों से महिलाएं सिर्फ सिलाई और कशीदाकारी का क्षेत्र ही सोचती थी कि सिर्फ वही क्षेत्र उनके लिए है उद्यमी बनने के लिए, लेकिन अब बहुत अच्छी स्थिति है और महिलाओं का बहुत ज्यादा रुझान है खाद्य प्रसंस्करण की ओर। और हमने बहुत सारी महिला उद्यमी तैयार करी हैं, जो कि लगभग 1 लाख से और 7-8 लाख रुपए महीने तक भी सारे खर्चे हटाकर अर्न कर रही हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है, महिलाएं बहुत सीख रही हैं। और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं और जिस तरह से इस वक्त सब्सिडी दी जा रही है और आर्थिक पैकेज दिए जा रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का एक विशेष पैकेज है, उसके तहत महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और महिलाएं इस वक्त ज्यादा से ज्यादा मेरे पास प्रशिक्षण लेने के लिए भी आती हैं। और इसमें जैसा मुझे मालूम पड़ा है, जानकारी है कि प्रत्येक जिले को भारत सरकार 275 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता देने वाली है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जी, बिल्कुल। तो और एक उद्योग मित्र पोर्टल शुरू हुआ है, एक वन स्टॉप शॉप जो है, जिसमें MSME की जो योजना थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके और जी, बिल्कुल। एक इस तरह की योजना होगी जी, इसका प्रावधान रखा गया है। हाँ, और महिलाओं को फायदा भी मिल रहा है क्योंकि उसकी जानकारी उनको मिल रही है। FSSAI नंबर वो ले रही हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिल जाता है, तो उनको अपने उत्पाद को बेचने में भी आसानी होती है। खादी भंडार हैं और सहकारी समितियां हैं, यहाँ पर ही अपने उत्पाद को बेचती हैं और वो लोग इनके उत्पादों को आगे से आगे बेचने की कोशिश भी करते हैं और लोगों को रुझान भी है। यानी असीमित संभावनाएं हम मान सकते हैं डॉक्टर ममता, जो महिलाओं के सामने अब हैं और उनके लिए लगातार आप भी प्रशिक्षण आयोजित कर रही हैं। यहाँ अगर बात की जाए डॉक्टर माफ़ कीजिए डॉक्टर शेखावत, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम दलहनी की भी बात करते हैं और डॉक्टर ममता ने भी कहा कि जो रकबा है वो लगातार हमने बढ़ा है, जो महिलाओं की भागीदारी है वो हमें बढ़ी हुई नज़र आती है। लेकिन जब हम तिलहनी फसलों की बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि आत्मनिर्भरता की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर,
क्या कैसे ये संभव होगा, क्योंकि अभी का जो समय है तिलहनी फसलों की अगर हम बात करें, जो कुछ एक फसलें लगी हुई हैं, सोयाबीन है या मूंगफली है, जिनको दलहन में भी गिना जाता है, वहाँ पर कौन से प्रमुख कृषि कार्य करने होंगे? जी देखिए, सोयाबीन और मूंगफली जो आपने बताया ये तिलहनी फसलें ही हैं, लेकिन इनका जो कुल है वो दलहनी या लेग्यूमिनस फैमिली की हैं। जी। तो लेग्यूमिनस फैमिली का ये कैरेक्टर होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का या नाइट्रोजन यौगिकीकरण का उनके अंदर एक वो होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। तो इन दोनों ही इसके अंदर जो तेल की मात्रा है वो बहुत अच्छी है। और अगर मूंगफली की बात करें हम, सोयाबीन खास तौर पे, तो बहुत अच्छा इसके अंदर तेल की, और तेल गुणवत्ता वाला तेल भी है। तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि तेल की मात्रा को हम कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए जैसे सल्फर, एक जैसे हम बात करते शुरू से ही पोषक तत्व प्रबंधन, तो सल्फर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंदर पोषक तत्व है, जिसकी हमें किसी भी दलहन या तिलहन फसल आप लेते हैं तो शुरुआत में ही आप करीब 30 से 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। सल्फर जहाँ होता है वहाँ बीमारियाँ भी कम आती है। और अभी जो स्थिति है जहाँ पर आपका फूल से जो फली बनना शुरू हुआ है, उस समय अगर आप एक थायो यूरिया नाम का अगर आप स्प्रे करते हैं, तो थायो यूरिया के अंदर थायो मतलब सल्फर और यूरिया मतलब नाइट्रोजन, इसका आप करीब 500 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल के अगर आप प्रति हेक्टेयर छिड़क देते हैं, तो आपकी बहुत अधिक इसके अंदर तेल की मात्रा जो है, कम से कम 1 से 2% तेल की मात्रा जो है इसमें बढ़ाई जा सकती है। और अगर पूरे उत्पादन के क्षेत्र में बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत से ही पोषक तत्वों का ध्यान रखना है। और इस जो स्टेज है या इस जो परिस्थिति के अंदर आप थायो यूरिया का आप कर सकते हैं। देखिए कोई कीड़े और बीमारी आपकी फसल में ना लगे, क्योंकि कीड़े और बीमारियों से देखा गया है उत्पादन करीब 30 से 35% तक इसके अंदर इनके बारे में भी आपसे मैं विस्तार से जानकारी लूंगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीहोर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। नमस्कार सर। नमस्कार जी जी सर। जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें। जी जी सर, हमारे जामफल फसल है जी सर, उसमें 2 बार आ जाता है सर, एक ठंडी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे। जी, तो सर ये क्या कर सकते हैं हम, और अच्छी फसल लेने के लिए? छोटे छोटे जाम होते हैं सर। चलिए, अमरूद आपके यहाँ 2 बार आप इसका फलन लेते हैं और जानना चाह रहे हैं कि कैसे आमदनी इससे हम बढ़ा सकते हैं। जी जी। चलिए, डॉक्टर ममता हमारे साथ किसान जुड़े हैं सीहोर मध्य प्रदेश से, और जैसा ये बता रहे हैं कि अमरूद का साल में 2 बार फलन इनको मिलता है। क्या यहाँ भी संभावनाएं हैं कि ये प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं अमरूद की अगर हम बात करें तो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और वर्ष में अगर 2 बार इनके यहाँ उत्पादन हो रहा है, तो इनको तो चाहिए कि जब अमरूद बहुत अच्छा खाने वाली स्थिति में है तब तो ये उस तरह से मार्केटिंग करें। और अगर अमरूद में इनको कभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट मिलने की संभावना कम है या उसकी क्वालिटी मान लीजिए 1% भी डिफर होती है, क्योंकि यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि सीजन पे डिपेंड करता है। अमरूद जो सर्दियों में अमरूद आता है वो अमरूद बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, किंतु जो गर्मियों में अमरूद आता है उस अमरूद की क्वालिटी डिफर करती है सर्दियों के अमरूद से। तो वो सीजन बहुत अच्छा होता है, उस वक्त उसको प्रिजर्व कर लेना चाहिए। अमरूद का स्क्वैश बहुत बढ़िया बनता है। अमरूद का जूस को प्रिजर्व करा जा सकता है, अमरूद की स्लाइसेस बनाई जा सकती हैं और अमरूद की जेली बनाई जा सकती है। जी बिल्कुल। और बहुत बहुत ही न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट हैं ये। और अगर आपका ऑर्गेनिक अमरूद है और उसके आपने न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट मार्केट में ला दिए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति में ट्रेमेंडस सुधार हो सकता है उससे। जी, एक बड़ा बदलाव यानी हम मान सकते हैं। यस, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बहुत अच्छा माध्यम है हमको घर बैठे हमारी आय उपार्जन का, हमारी आय को दुगनी करने का। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर ममता चीजें जो जी जैसा आप लगातार हमें बता रही हैं, मैं ये बताना चाह रही थी मैं ये बता रही थी मुकुल जी कि ये अमरूद की जो भी मैंने टेक्निक बताई है अमरूद के प्रसंस्करण की, और अमरूद को तरह तरह से किस तरीके से प्रोसेस करा जा सकता है और किस तरह वर्ष भर सुरक्षित रखा जा सकता है और इसकी पौष्टिकता से लाभान्वित हुआ जा सकता है। तो उसको हम इनको प्रसंस्करण का तरीका भी बता सकते हैं। हम ऑनलाइन भी इनको प्रशिक्षित कर देंगे और इनकी जिज्ञासा पूरी कर देंगे।
जी बिल्कुल, देखिए यानी हम मान सकते हैं जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो रुके नहीं हैं, भले ही कोरोना महामारी की वजह से हम मान सकते हैं लॉकडाउन की स्थिति हमारे सामने आई, लेकिन अब अनलॉक भी होने लगा है और तमाम संभावनाएं हम यही उम्मीद करते हैं हर किसी के सामने अब आने लगेंगी, जिससे और ज़्यादा जो आपकी आमदनी है वो बढ़ सकेगी। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ ही दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, बाला साहिब जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। साहब जो तिलहन के बारे में जो फसल में है जी, वो आप तो वो छोटे छोटे लगे, उसको खाद्य कौन सा लेना चाहिए उसको? कौन सी फसल आपने ली है तिलहन में? तिल की फसल आपने ली है। चलिए, तिल की फसल में कौन से जो पोषक तत्व हैं या खाद है, हमें कब और कितने समय पे डॉक्टर का बिला देना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन सभी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है और करीब 16 पोषक तत्व हैं जो पौधे के संपूर्ण बढ़वार और उत्पादन के लिए चाहिए, और ज़्यादातर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तक ही रह जाते हैं। लेकिन ये तीनों की बात हम इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए। तो अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो उसके लिए करीब 50 किलोग्राम हमको तिल के अंदर नाइट्रोजन देना होता है, लेकिन आपको संपूर्ण मात्रा एक साथ नहीं देनी। आप इसकी 2 भाग में आप इसको बांट लीजिए। शुरुआत में आप बुआई के समय आपको आधी मात्रा देनी है, और दूसरी जो मात्रा, आधी बची हुई जो मात्रा है, वो पहली सिंचाई के बाद में करीब 30 से 35 दिन के बाद में आप सिंचाई देते हैं, या मान लीजिए बारिश हो जाए, उसके बाद जब ऐसा हो कि खेत में आप चलने लायक हो जाएं, पैर ना चिपके, उस समय जहाँ जहाँ आपके पौधे हैं वहाँ आप लाइन से धीरे धीरे आप उसके अंदर बाकी बची हुई आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो दे दें। अब बात करते हैं फास्फोरस और पोटेशियम की। तो बात श्रेष्ठ तो यही है कि हम मृदा की जाँच
जांच के आधार पर संस्तुतित करें, आजकल हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात भी करते हैं, तो उसमें करीब 12 पोषक तत्वों का आपका जो सॉइल का स्टेटस है या मृदा का स्वास्थ्य है उसके बारे में आपको पता चलता है। तो फास्फोरस और पोटेशियम की आपको संपूर्ण मात्रा करीब 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम ही पोटेशियम आपको बुआई के समय ही देना है। पहले भी हमने बात की, अगर तिलहन फसल है जिसमें आपका तेल जो है आपका अंतिम उत्पाद है, उसमें आप सल्फर का बहुत ध्यान रखें और करीब 40 किलोग्राम सल्फर आपको बुआई के समय एलिमेंटल सल्फर के रूप में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फास्फोरस का सोर्स डीएपी की जगह अगर आप एसएसपी देते हैं तो उसमें स्वतः ही आपको सल्फर की उपलब्धता भी हो जाती है। तो आप डीएपी की जगह एसएसपी चुन सकते हैं, नहीं अगर आप डीएपी ही दे रहे हैं तो करीब 40 किलोग्राम सल्फर ज़रूर दें। और जांच के आधार पर अगर आप किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो आप जिंक और आयरन यानी कि जस्ता और लोहे की भी आप जांच करवा के इनकी भी आपको मात्रा देनी है। और इन्हीं जो पोषक तत्व की कमी अगर आपको खड़ी फसलों में भी दिखाई देती है तो आप छिड़काव के द्वारा भी इनकी कमी पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2% यूरिया का घोल आप दे सकते हैं, 2% अगर आप डीएपी का घोल देते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी ही पूरी होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमने बात की तो उसके लक्षण आपको पहले पहचानने होंगे। जो ऊपर की नई पत्तियां हैं वो थोड़ा थोड़ा पीली होने लगती है, नाइट्रोजन की कमी से निचली पत्तियों में पीलापन आता है, और जिंक या मान लीजिए जस्ता और लोहा की कमी से ऊपर की पत्तियां पीली होने लगती है। उसमें आप 0.5% जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट का घोल आप छिड़क सकते हैं। उसके अलावा मल्टी जो न्यूट्रिएंट मिक्स भी आता है उसका भी आप घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। तो खड़ी फसलों में भी इनकी कमी के लक्षण पहचान के हम इनकी कमी को दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई किस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन हमें करना होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रोग और बीमारी के लक्षण भी हमें नजर आने लगते हैं। कौन से प्रमुख रोग बीमारी इस मौसम में मान सकते हैं? जी देखिए, इसमें लगातार बारिश होती रहती है तो एक नमी रहती है, तो नमी के कारण बहुत सारे कीड़े और बीमारी आते हैं। तो अब कीड़े और बीमारी की, जैसे अगर अपन कोरोना की बात करें तो बीमारी के लक्षण आने से पहले ही हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको ऐसा करना चाहिए कि बीमारी आए ही ना। तो कोरोना का इलाज यही है कि आप अपना इम्यून सिस्टम बचाव हम कर सकें या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो पौधे की इम्यूनिटी के लिए पोषक तत्व प्रबंधन का जैसे हम बात कर रहे थे वो आपका समेकित पोषक तत्व प्रबंधन होना चाहिए। आपकी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ज्यादातर किसान भाइयों में देखा गया कि नाइट्रोजन डालने की एक बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी होती है, तो ज्यादा नाइट्रोजन जब भी होगा तो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा होगा। तो संस्तुतित मात्रा में नाइट्रोजन दे, अधिकतम ज्यादा आप छिड़काव ना करें नाइट्रोजन का। दूसरा मैंने बताया पोटेशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो ज्यादातर किसान भाई नेग्लेक्ट कर देते हैं या जिसका बहुत अधिक ध्यान नहीं रखते। तो पोटेशियम का काम ही ये होता है कि आपको रोगों और कीड़ों से लड़ता है। तो अगर आपका पौधा हेल्दी है, जैसे अगर इंसान हेल्दी है तो बीमारी नहीं होगी, वैसे ही पौधा अगर हेल्दी है तो कीट बीमारी रोग नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी आपके रोग लगते हैं, उसके लिए हम बीज उपचार कहते हैं। बीज उपचार मान लीजिए जैसे टीकाकरण है, बच्चों को टीका लगाते हैं ताकि भविष्य में बीमारी ना हो। बीज उपचार आप सही अपनाएं ताकि आपके कीड़े उसमें, और बीमारी के लिए, कीड़े के लिए भी बीज उपचार होता है और रोगों के लिए भी होता है। आपको ये देखना होगा कि लगातार आपके खेत में कौन से रोग आ रहे हैं और कौन से कीटों का प्रकोप ज्यादा है, तो उसके आधार पर आप जो बीज उपचार का चुनाव कर सकते हैं। और बीज उपचार आपका जैविक जो है, हम बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरकों के लिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद भी आपको लगता है कि खेत में कीड़े और बीमारी है तो उनका उपचार आपको करना होगा। अगर बीमारी शुरुआत में है तो हम जैविक उपचार कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा अगर बीमारी है तो हमको किसी न किसी रासायनिक माध्यम से जैविक उपचार भी जो है इस पर विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे। यहाँ डॉक्टर ममता आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम प्रसंस्करण को लेकर चल रहे हैं और जैसा आपने बताया कि अब कई समूह हैं जिनको आर्थिक मदद भी दी जाती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अनुदान राशि है जो दी जाती है आर्थिक मदद के तौर पर। लेकिन जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो क्या आपको रुझान नज़र आता है? कितनी महिलाएं हैं जो अब जुड़ी हैं इससे? क्योंकि पहले मुश्किल होता था घरों से बाहर निकलना, लेकिन अब घर में रह के भी हम मान सकते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, विशेष तौर से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनका एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि टेक्निकली साउंड हो रही हैं। सोशली तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो उनको साउंड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक तकनीक के माध्यम से हमारी महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनके अंदर आत्मनिर्भरता ला रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और आपको यहाँ पर जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, सपोज हमने एक प्रशिक्षण में 25 महिलाओं को लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल भी ऑर्गेनाइज करने होते हैं इसलिए संख्या कम रखते हैं ताकि क्वालिटी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो सके। तो 25 में से लगभग
30 से 35% महिलाएं ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली जुड़ने की कोशिश करती हैं और जो अपने घर के मेल सदस्यों को कन्विंस भी कर लेती हैं और लोन लेने की तैयारी कर लेती हैं और अपना उद्यम शुरू कर देती हैं। यहाँ मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि मेरे इतने वर्षों के अनुभव में प्रशिक्षण बहुत से ऑर्गेनाइज किए, मैंने देखा कि हम लोग निपुण बनाते थे, लेकिन मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी समस्या का सामना खासतौर से हमारी बहनें करती थी, हमारी महिलाएं करती थी, और जिससे कई बार उनका मनोबल भी विचलित होता था। तो अब जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो सरकार की योजनाएं हैं, जो मार्केटिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, वो बहुत अच्छी है और कई तरह के रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसे इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन है, जीएसटी में रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अगर आप एफएसएसआई नंबर ले लेते हैं, उसके बाद आप अपना उद्योग शुरू करते हैं तो लगभग 3 वर्ष तक उनको किसी तरह की कोई आवश्यक अनुमति की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कोई किसी तरह का निरीक्षण कराने की जरूरत नहीं है। 3 साल तक वो इतनी परफेक्ट हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें जान जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि लेबलिंग जो है, लेबलिंग किसी भी चीज की और पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में। तो अभी मुझे एक मेरा अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि एक महिला ने हम लोगों ने उसको गाइड किया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग कर ली और मार्केट में उतार दिया, उसको लोगों ने खरीदा। उसके बाद उन्होंने एफएसएसआई के किसी अधिकारी से डिस्कशन किया, मेरे पास भी आई, मैंने भी उनको देखा और उनको बताया कि जो एक ग्रीन मार्क होता है, हम सब जानते हैं कि जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उन पे ग्रीन मार्क अगर लगा दिया जाए तो वो एश्योरिटी होती है कि ये प्रोडक्ट जो है शाकाहारी लोगों के लिए भी ले सकते हैं। तो उन्होंने जो ग्रीन मार्क है उसकी पोजीशन अलग कर दी थी, जबकि जहां पर प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं वहीं ग्रीन मार्क का होना चाहिए। तो छोटी छोटी सी चीजें, छोटी और लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है ये, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और यही शायद सारी जानकारी जो है आप प्रशिक्षण के दौरान भी जो तमाम महिलाएं जुड़ती हैं प्रशिक्षण में, उनको आप समझाती होंगी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, बोलो सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे उड़द है जो वो पीले पड़ गए, पत्ते उनके भी पत्ते भी पीले पड़ गए, वो ना फूले हैं ना फरे हैं। जी भोलेलाल जी की ये समस्या है। बिल्कुल। क्या इसका निदान हो ये सकता? बहुत बड़ी समस्या है, दलहनी फसलों में बहुत देखी गई है, और ये येलो मोज़ेक वायरस या पीला जो शिरा मोज़ेक है उसके कारण होता है। ये एक वायरस जनित बीमारी है और चूंकि वायरस का कोई इलाज नहीं होता तो इसका सीधा कोई इलाज नहीं है। जो हम शुरू से ही बात करते आए हैं कि प्रिवेंशन आपको करना है। आप ये देखिए कि बीमारी आपके खेत में आए ही ना। ये बीमारी जो है वो कीड़े से फैलती है। तो आप कीड़ा, जो सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, इस कीड़े के माध्यम से पहले आपको शुरुआत में कुछ 2-4 पौधे दिखेंगे, फिर एक पैच दिखेगा, और यहाँ तक इस बार तो देखा गया कि पूरे के पूरे खेत ही पीले हो गए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो इसमें इसका भी एक योगदान है। तो आप शुरुआत में ही देखिए कि ये आपकी जो इसके रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्में हैं उर्द में, तो जिसके अंदर जैसे प्रताप उर्द 1 है, शेखर 1, 2, 3 किस्म है, आज़ाद उर्द 1, 2, 3 किस्म है, उत्तरा एक बहुत अच्छी किस्म है, नरिंद उर्द 1 किस्म है। तो शुरुआत में ही अगर आप किसी प्रतिरोधक किस्म का चुनाव करते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी। हम शुरुआत से उपचार की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर आपको शुरुआत में जहां आप 2-4 पौधे दिखें, आप उनको उखाड़ के खेत से अलग कर दें, क्योंकि वो और वाहक बनते हैं। सफ़ेद मक्खी का इलाज अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा है तो उसका करना होगा। तो कीड़े के इलाज के लिए आपको किसी रासायनिक माध्यम पे जाना पड़ सकता है, जिसमें आप एक मोनोक्रोटोफॉस नाम की दवाई है, उसके अलावा डाइमेथोएट एक दवाई है, या ऑक्सीडामेटॉल मिथाइल। इन तीनों में से आपको कोई भी जो दवा मिल जाती है, उसकी करीब 700 से 800 लीटर जो दवा है वो करीब 700 से 800 लीटर पानी में ही घोल के अगर आप प्रति हेक्टेयर छिड़क देते हैं तो मतलब जो प्रभावित पौधे हैं उनका तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आगे और ये बीमारी नहीं फैलेगी। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी। देखिए, जब भी आप किसी रसायन का छिड़काव करते हैं तो रसायन को आखिरी विकल्प के तौर पर आपको लेना होगा। उससे पहले भी कई विकल्प हैं, उसके बारे में भी हम जल्दी से जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं और दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, गुलाब जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। गुलाब सिंह जी क्या जानना चाह रहे हैं? गुलाब सिंह जी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। सर मैं मटर बोना चाहता हूँ 2 बीघा। क्या एक हाँ 1 बीघा क्षेत्र में आप मटर लगाना चाह रहे हैं? आवाज जी चलिए, जहाँ तक आपका सवाल हम समझ पाए हैं, मटर की ये खेती करना चाह रहे हैं डॉक्टर कपिला। सब्जी वाली मटर। बिल्कुल जी, सब्जी वाली। जी, रबी के मौसम में इसकी बुआई होगी और अक्टूबर की प्रथम जो सप्ताह है उससे उसकी बुआई शुरू हो जाती है। निर्भर करता है कि खेत आपका कब खाली होता है। तो खरीफ की फसल के काटने के बाद में आप रबी की ले सकते हैं। और चूंकि लेग्यूमिनस क्रॉप है और अगर आप समय से अगर तैयार कर देते हैं तो इसका अच्छा आपको मार्केट में, लेकिन खरीफ में नहीं, खरीफ की फसल पूरी होने के बाद में रबी में आप अक्टूबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी देखिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा और उसके बाद अच्छी उपज जो है अगर आपको लेनी है तो अक्टूबर से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर कपिला हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे, जो किसान अंधाधुंध मात्रा में रसायन का इस्तेमाल करने लगता है, उन्हें लगता है दलहनी फसल हो या तिलहनी फसल हो, अच्छी उपज नहीं मिल पा रही या कोई कीट नज़र आता है, रोग नज़र आता है तो सिर्फ रसायन का छिड़काव कर दिया जाता है। लेकिन क्या यहाँ और क्या विकल्प है? और जब हम जैविक पद्धति की बात करते हैं वो कितनी कारगर यहाँ पर? जी, शुरुआत से ही आपके प्रोग्राम में भी 2-3 क्लिपिंग्स हमने देखी तो आप परंपरागत खेती की बात करते हैं। तो परंपरागत खेती में न्यूनतम आपको रसायनों पे जाने की सलाह दी जाती है और आप तभी जाएं जब इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो। अगर हम कीट और रोग प्रबंधन की बात करें तो कीड़ों को देखना होगा कि आप ऐसे ही नहीं आप 2 ही कीड़े खेत में देखें और आप रसायन का छिड़काव करना शुरू कर दें। इसके लिए भी जो है आपकी रिकमेंडेशन है, मान लीजिए आप 1 बाई 1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर में अगर आपको 2 से ज़्यादा भेदक कीड़े दिखाई देते हैं तभी आपको किसी नियंत्रण पे जाने की आवश्यकता है। उसके अलावा जैसे आप बहुत ही सस्ते उपलब्ध और ये जो कॉस्ट इफेक्टिव जिसको हम कहते हैं वो साधन है, मान लीजिए नीम की जो निमोली है उसका आपको सत लेना है, उसका करीब 5% अगर आप सत बना के छिड़काव कर देते हैं शुरुआत में ही, जब आप बिल्कुल कीड़ों का शुरुआती दौर में आते ही हैं तो आपको कीड़ों से जो शुरुआती आप बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा यूकलिप्टस या सफेदा जो पेड़ है उसकी पत्तियों में आपने देखा होगा एक तीखी सी स्मेल आती है, उसके अंदर एक तेल है, तो ये खूब बहुतायत से आपको, जैसे अभी नीम के अंदर खूब निबोली बनी है
तो आपकी कोई एक प्लास्टिक की शीट या ऐसा कुछ बिछा दें, जहाँ हर घर में नीम का पेड़ है गाँव में, तो आप निबोली इकट्ठी कर लें, उसका सत बना के आप रख लें, और जब भी आपको कीड़ों का प्रकोप दे आप 5% आप उसका घोल छिड़क सकते हैं। और यूकलिप्टस का पत्तियों का 10% घोल आप छिड़क सकते हैं। तो शुरुआती में अब आप देखिए कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके परभक्षी हैं जी, तो वो कीड़ों को आप उन पक्षियों को आपको जगह चाहिए खेत में, तो हम एक टी आकार का एक गाड़ देते हैं खेत में, ताकि उनको बैठकर वहाँ पे कीड़ों को खाने का मौका मिले। तो ऐसे हैं तो आप उनका आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन एक बात है मुकुल जी की, क्योंकि आजकल जोत छोटी होती गई है, तो मान लीजिए मैं अपने यहाँ पे सिर्फ जैविक साधन कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास के खेत में पूरा ही रासायनिक नियंत्रण हो रहा है, तब बहुत मुश्किल हो। जैसे आपने किसी रसायन का एकदम फर्क पड़ता है, तो मान लीजिए कोई सोचे कि आज मैंने यहाँ वाले खेत में रसायन जो छिड़क दिया तो ज्यादातर कीड़े दूसरे खेत में, तो उस परिस्थितियों में थोड़ा सा जैविक ज्यादा असरदार नहीं हो पाता। तो आसपास के किसान भाई मिलके 7, 8, 10 किसान ये तय कर ले कि हमें रसायनक कोई छिड़कना ही नहीं है, और इस तरह की कुछ समेकित जो अगर प्रबंधन की बात करें तो ये बहुत ही कारगर भी हो सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जी बिल्कुल, देखिए जो आपकी लागत है वो उसके जरिए कम हो सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर ममता आपसे भी हम जानना चाहेंगे, प्रसंस्करण क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो हमारी महिलाएं हैं, महिला किसान हैं, वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं। महिलाएं जो भी उनके सराउंडिंग के एरिया में जो भी चीज का उत्पादन होता है उसी का प्रसंस्करण सीखें, क्योंकि अगर किसी दूर की जगह से अगर आप इंग्रेडिएंट्स लाते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए जो भी उत्पादन उनके आसपास के क्षेत्र में जिस भी चीज का होता है उसी के प्रसंस्करित उत्पाद बनाएं और उसी का मूल्य संवर्धन करें, ताकि आपकी लागत मूल्य कम आए और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। और इसमें यह है कि आधुनिक तकनीक से चीजों को बनाना सीखें, और आजकल हाईटेक मार्केटिंग का युग है, डिजिटल मार्केटिंग का युग है, तो आपको मार्केट की टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है। और जैसे ही अभी डॉक्टर कपिला कह रही थी, उन्हीं के रेफरेंस में मैं कहना चाहूंगी कि जैविक उत्पादन करें, ऑर्गेनिक खेती करें, ऑर्गेनिक उत्पाद तैयार करें और ऑर्गेनिक उत्पादों का प्रसंस्करण करें। देखिए कोरोना महामारी का जो दौर है जिसने पूरे विश्व के आर्थिक तंत्र को चरमरा दिया है, ऐसे में भी भारत की स्थिति सुदृढ़ है। और भारत की स्थिति इसलिए बेटर है क्योंकि हमारी काफी कुछ कृषि पर निर्भर करती है हमारी इकोनॉमी। तो अगर ऐसे में, और लोगों का रुझान भी इस वक्त प्राकृतिक चीजों की तरफ, जैविक चीजों की तरफ बढ़ा है, तो अगर हम लोग जैविक उत्पादन करेंगे और जैविक चीजों को प्रसंस्करित करेंगे और उसको घर घर उपलब्ध कराएंगे, भारत सरकार की योजनाएं फेवरेबल है इस वक्त खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में खास तौर से, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में। तो मैं महिलाओं को यहाँ गुजारिश करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण की तकनीक सीखें, जो भी उत्पादन उनके आसपास होता है उसका मूल्य संवर्धन करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक में रजिस्टर कराएं, अपना अकाउंट खोलें और उसके माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लें, और एफपीओ बनाएं। यदि ज्यादा संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाते हैं तो फिर एक एफपीओ बनाया जा सकता है, और एफपीओ उनके प्रोडक्ट को के विपणन में और पैसे को वापस उन तक पहुंचाने में उनकी मदद करें। यानी कड़ी दर कड़ी देखिए किस तरीके से जो सफलता है वो हम हासिल कर सकते हैं, ये आज आपने बताया डॉक्टर ममता। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। साथ ही डॉक्टर कपिला आपसे भी हम यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि कई जो सावधानी है वो आपने बताई, ना सिर्फ जैविक तौर पर बल्कि इस तरह के लक्षण हमें फसलों में नज़र आते हैं, लेकिन आखिर में एक बात आती है कि अच्छा उत्पादन हम ले पा रहे हैं या नहीं, उसके लिए कोई प्रमुख बातें हैं जिनका ख्याल किसानों को रखना होगा? जी मुकुल जी, कोई एक बात नहीं, शुरुआत से ही जैसे आपने कहा कड़ी दर कड़ी ये चीज़ें आती हैं, तो आपको शुरुआत में खेत की तैयारी से ही सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके अंदर बीज उपचार मैं फिर बताऊंगी। और बीज उपचार सिर्फ रसायनों से ही नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे जैविक रोग प्रबंधन की, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जब लगातार एक तरह की बीमारी, जैसे अभी उन्होंने उड़द में येलो मोज़ेक की बात की, तो आप दलहन फसल लेना चाहते हैं, आप अगले साल अरहर ले लीजिए, जिसको हम कहते हैं फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन, तो उसमें ये बीमारियां कम है। आप इस तरह से फसल चक्र अपनाते रहें, अंतर फसल चक्र, और कुछ बीमारियां ऐसी है जो अगर आप अंतर फसल चक्र अपनाते हैं तो कम आती हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार की बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसी फफूंद है जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी है,
उसकी करीब 10 ग्राम मात्रा अगर आप प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं तो फफूंद जनित बीमारियां आगे नहीं होगी। सोचिए, फफूंद से ही आपका उपचार हो रहा है, फफूंद के लिए ही उपचार हो रहा है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सल्फर एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, मैंने शुरू में बताया। तो अगर बीमारी आपको फफूंद जनित बीमारी दिखती भी है तो करीब अगर आप 4 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर घोल बना के छिड़क देते हैं तो फफूंद जनित बीमारियां नहीं होगी। हमारी भी अगर स्किन डिजीज होता है, फंगल डिजीज होता है, हम सल्फर की दवाइयां लेते हैं, तो पौधों के लिए भी ये है, सल्फर महत्वपूर्ण है। सीधे ही कोई सी जैविक उपचार, रासायनिक उपचार की जगह कोई ना कोई जैविक या कोई और विकल्प ढूंढें जिसके लिए रसायनों पर निर्भर कम से कम होना पड़े। जी बिल्कुल, इस बात का देखिए हमें ख्याल रखना होगा कि रसायन जो है उन पर निर्भर हमें ना होना पड़े, साथ ही हमारी लागत भी कम हो सके। डॉक्टर कपिला शेखावत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। तो आज जाना आपने कार्यक्रम में किस तरीके से जो आपकी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं उनकी देखभाल आप अच्छे से करेंगे, सावधानी आप रखेंगे तो अच्छी उपज आपको आने वाले समय में उनकी मिल सकेगी। अब चलिए आपको जल्दी से हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से बात करेंगे ई पशु हाट की, और साथ ही होगी बात बकरियों की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकों पर भी। इसके अलावा आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है जो आपके सवाल आते हैं उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान समय रहते हो सके। लेकिन फिलहाल यहाँ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।